हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है ये लम्हा कहाँ था मेरा। हमारी बात मान लो ना निकिता, मिल तो लो आज अभिनव से। मैनेजर है मल्टीनेशनल कंपनी में और फोटो में भी अच्छा दिख रहा है। तुम्हें पसंद आए तभी हाँ करना। उसके घर से फोन आया है। पापा पूछ रहे हैं क्या कहना है उन्हें। मीनाक्षी अपनी बेटी से मनोहार करते हुए बोली, मम्मी शादी करने के लिए नहीं करता मेरा मन। सोचा भी नहीं जाता मुझसे शादी के बारे में। आप तो जानती हैं सब। निकिता का स्वर निराशा में डूबा हुआ था। कब तक तुम्हारी दुनिया को अंधेरे में रखेगा वो हादसा। पापा अपने आप को कसूरवार समझकर दिन रात गमगीन रहते हैं। निकाल दो बेटा अपने दिमाग से वो सब बातें। मेरी तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं मम्मी। आप जो ठीक समझे कर लें, कहकर निकिता गुमसुम सी फिर लैपटॉप में खो गई। तुम कितनी समझदार हो। ठीक है बेटा, फिर बुला लेते हैं आज उन लोगों को। निकिता के सिर पर प्यार से हाथ फेर कर मीनाक्षी उसके कमरे से निकल गई। अपना काम निपटाकर निकिता ना चाहते हुए भी आज शाम पहनने के लिए कपड़ों का चुनाव करने चल दी। शादी के लिए किसी रिश्ते की बात शुरू होते ही वो अनमनी सी हो जाती थी। मेहमानों के लिए हो रही तैयारी से घर में रौनक दिख रही थी। उसी रौनक की छाया सुदीप पर भी पड़ रही थी, वरना 2 सालों से बेटी निकिता का दर्द उन्हें चैन से सोने नहीं दे रहा था। शाम को आ गए वो लोग। औसत कद काठी और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी अभिनव की सादगी मीनाक्षी और सुदीप के मन में अंदर तक उतर गई। अभिनव और निकिता के बीच औपचारिक बातचीत हुई। एक नामी पब्लिशिंग हाउस में कंटेंट राइटर की पोस्ट पर कार्य कर रही निकिता का गोरा रंग और खूबसूरत नए नक्श देखकर अभिनव के मम्मी पापा रिश्ता जोड़ने को बेताब हो रहे थे। डिनर के बाद जाते समय दोनों के माता पिता ने जल्द ही बच्चों से पूछकर रिश्ता पक्का करने की बात कहकर खुशी खुशी एक दूसरे से विदा ली। उनके चले जाने के बाद मीनाक्षी और सुदीप अभिनव के विषय में निकिता की राय जानने को आतुर थे। निकिता सोचकर जवाब देने की बात कहकर अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेटते ही नींद की जगह विचारों का कारवां उसे घेरने लगा कि क्या करूं अब। मना करती हूँ शादी के लिए तो मम्मी पापा की परेशानी कम ना कर पाने की गुनहगार बन जाती हूँ। हाँ भी करूं तो कैसे, सोचकर ही सिहर उठती हूँ कि अपना तन किसी को सौंप रही हूँ। मम्मी पापा का कहना है कि अभिनव समझदार लग रहा है, मैं खुश रह सकूंगी उसके साथ। पर क्या होगा अगर हर रात मुझे उसमें राजन अंकल नहीं दरिंदा राजन दिखाई देने लगेगा। निकिता के दिमाग को एक बार फिर झकझोर गया वो दिन। दिल्ली के नामी कॉलेज से एमए करने के बाद जब निकिता की प्लेसमेंट पुणे हुई तो मम्मी उसके दूर जाने की बात से चिंतित हो उठी थी। तब पापा ने ही याद दिलाया कि उनके एक कुलीग राजन जो पिछले साल नौकरी छोड़ गए थे वहीं रह रहे हैं। तो मीनाक्षी की सांस में सांस आ गई। पुणे में निकिता के रहने की व्यवस्था एक पीजी में करवाने के बाद सुदीप निकिता को साथ लेकर राजन के घर पहुंच गए। राजन का इकलौता बेटा यूके में रह रहा था। राजन की पत्नी भी उन दिनों वहीं गई हुई थी। राजन ने कहा कि निकिता इसे अपना घर समझ कभी भी यहाँ आ सकती है। पूरा आश्वासन भी दिया था कि उसके रहते निकिता को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। निकिता और राजन की फोन पर कभी कभी बात हो जाती थी, लेकिन निकिता की व्यस्तता के कारण दोबारा मिलना नहीं हुआ था उनका। एक दिन निकिता के पास राजन का फोन आया कि पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण उसे यूके जाना पड़ रहा है। अतः जाने से पहले वो एक बार निकिता से मिलना चाहता है। निकिता शाम को राजन के घर चली गई। राजन का व्यवहार उस दिन निकिता को बदला बदला सा लग रहा था। उसके नमस्ते करने पर राजन ने उसके हाथों को अपने दोनों हाथों में लेकर चूम लिया। निकिता को ये बहुत अखर रहा था। कुछ देर बातचीत करने के बाद निकिता जाने लगी तो राजन ने कॉफी पीकर जाने का आग्रह किया। फिर उसे कमरे में बैठने को कहकर कॉफी बनाने चल दिया। कामवाली के बारे में निकिता के पूछने पर बोला कि वो आज जल्दी छुट्टी लेकर चली गई है। कुछ देर बाद कॉफी लाकर टेबल पर रख राजन निकिता के सामने बैठ गया। निकिता को चुपचाप कॉफी पीते देख हंसता हुआ बोला,
अरे कुछ बात तो करो। अच्छा बताओ, मैं कैसा लगता हूँ तुम्हें? निकिता को कॉफी का घूंट हलक से उतारना मुश्किल हो गया। आप अच्छे लगते हैं अंकल, कहकर वो जल्दी जल्दी कॉफी पीने लगी ताकि वहां से निकल पाए। मगर तभी बैठे बैठे उसे चक्कर सा आने लगा। कहीं कॉफी में कुछ नशीला तो नहीं, सोच कर ही आधा भरा हुआ मग टेबल पर रखकर वो उठने लगी तो राजन उसके पास आकर खड़ा हो गया। पता नहीं तुम क्यों मुझे अंकल बुला रही हो। लोग तो कहते हैं मैं अभी भी किसी बॉलीवुड हीरो से कम नहीं लगता। जी, अच्छा है अगर लोग ऐसा कहते हैं। आपने फिट रखा हुआ है अपने आप को। घबराई हुई सी निकिता खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो फिर जी नहीं चाहता मेरे पास आने का? कहते हुए राजन निकिता से सटकर बैठ गया। निकिता भीतर तक कांप उठी। इससे पहले कि वो हिम्मत जुटाकर वहां से उठ भागती, राजन उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। निकिता ने खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कॉफी में मिलाए गए नशीले पदार्थ के असर से वो लड़खड़ा रही थी। पता है मुझे तुम भी यही चाहती हो, पर झिझकती हो कहने में। तभी तो एक बार बुलाते ही दौड़ी चली आई मिलने। नहीं अंकल, चीख उठी थी निकिता। औरत की ना का मतलब हाँ होता है, कहते हुए अपना वहशियाना रूप दिखा दिया राजन ने। अपनी हवस मिटाकर राजन सोफे पर ही औंधे मुंह गिर गया। निकिता अपने कपड़े व्यवस्थित कर गिरती पड़ती पीजी लौटी तो कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी। उसकी सहेली अदीबा ने मीनाक्षी को फोन किया। अगले दिन ही सुदीप और मीनाक्षी वहां पहुंच गए। निकिता से सब सुनकर वो अवाक रह गए। क्रोध से तमतमाया सुदीप राजन के घर जा पहुंचा, पर वो तो यूके निकल चुका था। पुलिस में शिकायत करने से भी तब कोई लाभ नहीं था। निकिता को साथ लेकर दोनों टूटे बिखरे से वापस आ गए। सुदीप और मीनाक्षी निकिता का सहारा बन उसे दिन रात समझाते रहते। लगभग 2 महीने बाद वो इस हादसे से कुछ दूर हुई तो नई नौकरी की तलाश में जुट गई। अदीबा के भाई की दिल्ली में अच्छी जान पहचान थी। उसकी मदद से कई जगह उसे रिक्त पदों के विषय में जानकारी मिली। अंततः एक पब्लिशिंग हाउस में बतौर कंटेंट राइटर चुन लिया गया। फिर वहां काम संभालते हुए वो खुद को व्यस्त रखने लगी। कुछ माह बाद सुदीप और मीनाक्षी ने विवाह की बात छेड़ी तो निकिता ने साफ मना कर दिया। उसका व्यथित मन किसी को भी अपना मानने को तैयार नहीं था, पर मम्मी पापा चाहते थे कि वो सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करें। आज भी तो नहीं मिलना चाह रही थी निकिता अभिनव से, लेकिन पापा की निराशा भी नहीं देखी जाती थी उससे। अभिनव से मिलकर उसे बुरा भी नहीं लगता था, परंतु पति पत्नी संबंध के विषय में सोचते ही लगने लगता था कि अपनी देह कहाँ छिपा लूं कि किसी पुरुष की नजर ही ना पड़े उस पर। अतीत के काले दलदल में फंसी निकिता रात भर बिस्तर पर करवटें बदलती रही। सुबह ऑफिस जाने लगी तो मीनाक्षी उसके जवाब के इंतजार में थी। अभी देर हो रही है, बाद में बात करते हैं, कहते हुए वो भारी मन से ऑफिस चली गई। ऑफिस में उसके पास अलग अलग विषयों पर लिखने के लिए कई मेल आए हुए थे, लेकिन काम में मन ही नहीं लग रहा था उसका। किसी तरह मन बनाकर एक टॉपिक पर सोचकर लिखना शुरू ही किया था कि मोबाइल बज उठा। फोन मीनाक्षी का था। उनकी आवाज में मनुहार की जगह आज बेबसी झलक रही थी। बेटा, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं समझ सकती हूँ, पर ऐसे कैसे अकेली रहोगी जिंदगी भर? इसी सोच में पापा दिन रात घुलते रहते हैं। कैसे समझाऊं तुम्हें कि मेरी तबीयत भी अब। और बात पूरी होने से पहले ही मीनाक्षी के सिसकने की आवाजें आने लगीं। हक्की बक्की से निकिता बिना कुछ सोचे ही बोल बैठी, मम्मी मैं आपको अभी फोन करने ही वाली थी, मुझे अभिनव पसंद है। और फिर फोन काट धम से कुर्सी पर बैठ गई। शायद मुझे यही करना चाहिए था। इसके अलावा और कोई ऐसा रास्ता भी तो नहीं है जो मम्मी पापा को खुशियां दे पाए। शाम को घर पहुंची तो मीनाक्षी ने बताया कि सुदीप निकिता की हाँ सुनने के बाद आगे की बात करने अभिनव के घर चले गए हैं। वहां अभिनव के दादाजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। 2-3 दिन से चल रहा बुखार इतना तेज हो गया कि वो बेहोशी की हालत में पहुंच गए। इस कारण उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। सुदीप भी अभिनव के पिता के साथ हॉस्पिटल में ही थे। 2 दिन बाद दादाजी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई।
वो धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे थे। इस बीच एक दिन अभिनव के मम्मी पापा निकिता के घर मिठाई का डिब्बा लेकर आ गए। उन्होंने बताया कि दादाजी ने अभिनव का विवाह शीघ्र ही कर देने की इच्छा व्यक्त की है। मीनाक्षी और सुदीप तो स्वयं ही चाह रहे थे कि विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए, फिर निकिता की हाँ कहीं ना में ना बदल जाए। इसका भी उन्हें भय सता रहा था। डॉक्टर से दादाजी की तबीयत के विषय में बात कर 2 महीने बाद ही विवाह की तिथि तय कर दी गई। इस बीच एक दूसरे से खास बातचीत का अवसर नहीं मिला अभिनव और निकिता को। दोनों वीजा ऑफिस में मिले, किंतु वहां औपचारिकताएं पूरी करते करते ही समय बीत गया। अभिनव का विवाह के बाद एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में फ्रांस जाने का कार्यक्रम था। दोनों परिवारों के कहने पर इसे हनीमून ट्रिप का रूप दे दिया गया। निकिता भी साथ जा रही थी। उसने भी अपनी प्रकाशन संस्था द्वारा पर्यटन पर प्रकाशित होने वाली एक पुस्तक के लिए फ्रांस पर लिखने में रुचि दिखाते हुए वो काम ले लिया। यूं तो निकिता का मन भी नहीं था विवाह से पहले अभिनव से मिलने जुलने का। क्या बात करती वो उससे? माता पिता की खुशियों का ख्याल ना होता उसे तो क्या वो शादी का फैसला लेती? शायद कभी नहीं। समय पंख लगाकर उड़ा और निकिता व अभिनव पति पत्नी के रिश्ते में बंध गए। विदा होकर निकिता ससुराल पहुंची तो रस्मों रिवाज पूरे होते होते रात हो गई। डिनर के बाद वो अपने कमरे में विचार मग्न बैठी थी कि अभिनव आ गया। उसने बताया कि दादाजी को सांस लेने में कठिनाई हो रही है, इसीलिए वो उनके पास ही बैठा है। निकिता को उसने सो जाने की सलाह दे दी क्योंकि अगले दिन उन्हें पेरिस की फ्लाइट लेनी थी। अभिनव के कमरे से जाते ही निकिता कपड़े बदलकर लेट गई। माता पिता की खुशियों के लिए जिंदगी से समझौता करने वाली निकिता ये नहीं जानती थी कि अभिनव भी एक मानसिक संघर्ष से जूझ रहा है। सच तो ये था कि वो भी अभी विवाह नहीं करना चाह रहा था। किसी लड़की के लिए मन में कोई भावना ही नहीं महसूस हो रही थी उसे कुछ दिनों से। अपनी पिछली नौकरी के दौरान हुआ एक अनुभव उसके मन मस्तिष्क को जकड़े बैठा था। उस ऑफिस में सोनाली नाम की एक लड़की अभिनव के करीब आने की कोशिश करती रहती थी। काम में वो अच्छी नहीं थी। टीम लीडर अभिनव ही था, इसीलिए उसे वश में कर प्रमोशन पाना चाहती थी। अभिनव उसकी ओछी हरकतों को नापसंद करता था और उससे दूरी बनाए रखता था। इस बात से वो इतनी नाराज हुई कि एक दिन उसके कैबिन में काम की बातों पर चर्चा करते हुए अचानक ही शोर मचा दिया कि वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। अभिनव के खिलाफ शिकायत भरा लंबा चौड़ा पत्र भी लिखकर दे दिया था उसने। उसमें कहा गया कि अभिनव ने जानबूझकर उसकी रिपोर्ट खराब की क्योंकि वो उससे उसकी मर्जी के खिलाफ संबंध बनाना चाहता था। वहां के मैनेजमेंट ने अभिनव से इस विषय में सफाई मांगे बिना ही नौकरी छोड़ने का आदेश दे दिया। उसी दिन से अभिनव कुंठित सा रहने लगा था। माता पिता द्वारा विवाह की बात शुरू होते ही वो टाल मटोल करने लगता था। इस बार भी विवाह के लिए हामी उसने अपने दादाजी की बीमारी के दबाव में आकर भरी थी। दादाजी के पास शादी की पहली रात अभिनव को बैठे देख उसकी मम्मी ने वापस कमरे में भेज दिया। वो कमरे में पहुंचा तो निकिता गहरी नींद में थी। विचारों की कश्मकश में उलझे अभिनव को भी कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं लगा। अगले दिन दोनों पेरिस रवाना हो गए। वहां लगभग 15 दिन बिताने थे उन्हें। अभिनव का काम तो केवल पेरिस तक ही सीमित था, लेकिन निकिता को फ्रांस के कुछ अन्य स्थानों पर भी जाना था। पेरिस पहुंचकर अभिनव जहां अपने ऑफिस की मीटिंग्स और प्रोजेक्ट बनाने में लग गया, वहीं निकिता भ्रमण करते हुए नई नई जानकारी जुटाने में व्यस्त हो गई। उसे अपने प्रकाशन हाउस की फ्रांस स्थित एक सहयोगी कंपनी द्वारा महिला गाइड भी दी गई मदद के लिए। 2 दिन तक निकिता ने पेरिस में डिज्नीलैंड, नात्रे डैम, लेस इनवेलिड्स, लूव्र म्यूजियम और एफिल टावर जाकर पर्याप्त जानकारी एकत्र कर ली। रात में होटल पहुंचकर जब वो डिनर कर लेती तब जाकर पहुंचता था अभिनव। ऑफिस में वो अगले दिन की प्रेजेंटेशन तैयार करने के बहाने देर तक रुका रहता था। उसके होटल पहुंचने पर निकिता दिन भर की थकान के कारण उनींदी सी होती थी। अभिनव काम में हुई देरी के कारण माफी मांगकर निकिता को सोने को कह देता और स्वयं भी बिस्तर पर लेटते ही बेसुध हो जाता। लेकिन एक दूसरे को पति पत्नी का स्थान
ना दिए जाने के बावजूद भी इन 2-3 दिनों में दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति मित्रता का भाव जन्म लेने लगा था। दिन में अक्सर अपना अपना काम करते हुए वो फोन पर बातचीत कर लेते थे। एक दूसरे से नई जगह और नए लोगों के विषय में अनुभव बांटना दोनों को अच्छा लगता था। 2 दिन बाद निकिता का पेरिस का काम पूरा हो गया और वो अपनी गाइड के साथ फ्रेंच रिवेरा के लिए रवाना हो गई। फ्रांस के दक्षिण पूर्व में भूमध्य सागर के तट पर बसे इस स्थान के विषय में सोचते हुए निकिता के मस्तिष्क में कॉन्स फिल्म फेस्टिवल, मौज मस्ती के लिए बना विशाल खेल का मैदान, रेतीले बीच और नीस में मनाए जाने वाले फूलों के कार्निवल की छवि बन रही थी। मन चाह रहा था कि गाइड के स्थान पर अभिनव साथ होता तो लिखने की सामग्री जुटाने के साथ साथ ही वो दोस्ती का आनंद भी ले पाती। नॉन स्टॉप फ्लाइट में लगभग 1.5 घंटे का सफर तय करके वो नीस पहुंचे। एयरपोर्ट से निकलकर होटल जाने के लिए टैक्सी में बैठ निकिता खिड़की से बाहर झांकने लगी। साफ मौसम जहां निकिता के मन को सुकून दे रहा था, वहीं अभिनव की चाह को भी बढ़ा रहा था। क्या इस समय मुझे सिर्फ एक दोस्त की जरूरत है? मेरी गाइड एलिस भी एक अच्छी मित्र बन गई है। फिर अभिनव ही क्यों याद आ रहा है मुझे बार बार? निकिता की सोच मोबाइल की रिंग बजने से टूट गई। अभिनव का फोन था। अरे, मैं तो फ्लाइट से उतरकर अभिनव को फोन करना ही भूल गई। कुछ देर बातें करने के बाद फोन काटने से पहले अभिनव से मिसिंग यू सुन निकिता मंद मंद मुस्कुरा उठी। पेरिस में अभिनव का मन भी ऑफिस में नहीं लग रहा था। तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वो अपने होटल आ गया। कुछ देर टीवी देखने के बाद वॉशरूम गया तो निकिता के अंतर्वस्त्र दरवाजे के पीछे टंगे थे। भुलक्कड़ कहीं की, कहते हुए उसने मुस्कुराकर उन्हें दरवाजे से उतारा तो निकिता के परफ्यूम की खुशबू से उसे अपने भीतर एक उत्तेजना सी महसूस हुई। बिस्तर पर लेटा तो लगा निकिता भी पास ही लेटी है। दिखती तो बेड यूं सूना सूना ना लगता। जब होटल के कमरे में भी उसका मन नहीं लगा तो टैक्सी लेकर आईफिल टावर पहुंच गया। वहां मस्ती करते हुए जोड़ों को हाथ में हाथ डाले घूमते देख वो बेचैन होने लगा। उधर निकिता नीस में होटल पहुंचकर कुछ देर आराम करने के बाद एलिस के साथ सी बीच की ओर चल दी। वहां का नज़ारा बहुत ही हसीन था। आराम से लेटे युवक युवतियां भी थे वहां और छोटे बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें टहलाते हुए हंसते मुस्कुराते बुजुर्ग भी। निकिता को बार बार अभिनव का ही ख्याल आ रहा था। लग रहा था कि उसे फोन पर बताए कि कितना मनोरम दृश्य है इधर। वहां कुछ लोगों के विचार अपनी डायरी में नोट कर तस्वीरें खींचने के बाद एलिस के साथ वो बाजार की ओर चल दी। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बेचते और पर्यटन की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण बाजार हैं नीस में। सबसे पहले वो उस बाजार में पहुंचे जहां लोग अपने पुराने सामान को कम कीमत पर बेचने व अन्य लोग उसमें से अपनी ज़रूरत का सामान लेने आते हैं। निकिता दुकानदारों व लोगों से बातचीत में व्यस्त थी। एलिस वहां रखा सामान देखते हुए एक बड़ी सी घड़ी की ओर आकर्षित हो गई। उसे हाथों में उठाकर देखते हुए उसका पैर नीचे रखे सोफे से टकरा गया और धड़ाम से जमीन पर गिरते ही घड़ी का कांच टूटकर उसके हाथ में गड़ गया। एलिस को ऐसी स्थिति में देखकर निकिता घबरा गई। आसपास खड़े लोगों में से किसी ने अस्पताल फोन कर एम्बुलेंस मंगवा ली। अस्पताल पहुंचने पर कांच निकालने के लिए एलिस को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। निकिता ने पब्लिशिंग हाउस में फोन कर एलिस के पति का मोबाइल नंबर लिया और घटना की जानकारी दे दी। ऑपरेशन चल ही रहा था कि एलिस के ऑफिस से कुछ लोग उसके पति के साथ वहां पहुंच गए। निकिता ने तब अभिनव को भी फोन किया और सारी बात बताई। अभिनव ने सुनते ही नीस आने का निर्णय लिया। अरे नहीं, ऐसा मत करो अभिनव, मैं कुछ देर बाद होटल लौट जाऊंगी और कल फिर अपने काम में लग जाऊंगी। मेरी फिक्र मत करो तुम, निकिता बोली। नहीं निकिता, अजनबी जगह है वो तुम्हारे लिए। मैं आ रहा हूँ। और फिर तुमने बताया कि अभी कोई नया गाइड भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे पब्लिशर तुम्हें। कोई बात नहीं, तुम्हें भी तो काम है ना पेरिस में। मैं यहाँ डरूंगी नहीं, अकेली ही। अरे डर तो मैं गया था तुम्हारा फ़ोन सुनकर। जब तुमने कहा ना कि तुम अस्पताल से बोल रही हो तो मुझे लगा कि 2016 की तरह ही कहीं फिर से टेररिस्ट अटैक तो नहीं हो गया वहाँ।
बस उसके बाद से अचानक फिक्र सी होने लगी है तुम्हारी। बस कुछ ना कहो, मैं आ रहा हूँ। सच तो ये था कि निकिता कुछ कहना चाह भी नहीं रही थी। एलिस के चोटिल होने के बाद अचानक ही वो स्वयं को इतना अकेला महसूस करने लगी थी कि कुछ देर पहले तक यहाँ के लोगों की मुस्कुराहट उसे विद्रूप हंसी लगने लगी थी और प्रत्येक पुरुष उसे राजन जैसा लग रहा था। अगले दिन पर्यटन स्थलों पर जाकर लेखन सामग्री एकत्र करना तो दूर, उसे अस्पताल से होटल लौटने में भी अजीब सी दहशत हो रही थी। हिम्मत जुटाकर होटल पहुंची तो अभिनव का फोन आ गया। उसने बताया कि वो फ्लाइट में टिकट न मिलने के कारण ट्रेन से आ रहा है। वहां से हर 40 मिनट बाद नीस के लिए ट्रेन मिल जाती है। लगभग 6-7 घंटे की जर्नी होगी। रात तक वो नीस पहुंच जाएगा। निकिता को अभिनव का आना बहुत अच्छा लग रहा था। साथ ही चिंता भी हो रही थी कि रात के समय कहीं ट्रेन से आते हुए उसे किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। घबराई सी वो अभिनव को बार बार फोन कर रही थी। अभिनव उसकी परेशानी को महसूस कर उसका ध्यान कहीं और लगाने के उद्देश्य से बोला, तुम आराम करो ना निकिता। ट्रेन में मेरे पास वाली सीट पर एक बहुत खूबसूरत हसीना बैठी है। फ्रांस की ब्यूटी से बात करने का मौका मिला है। थोड़ी देर तो मजे लेने दो जिंदगी के। निकिता ने ओके कहकर फोन रख दिया और रुआंसी हो उठी। अभिनव का किसी और को सुंदर कहना और उसमें रुचि लेना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं ऐसा क्यों महसूस करने लगी हूँ अभिनव के प्रति, और खुद को असुरक्षित महसूस करने पर मुझे अभिनव की जरूरत क्यों लगने लगी है? क्यों राजन की छवि नहीं दिखाई दे रही मुझे अभिनव में? उसने स्वयं से प्रश्न करने शुरू कर दिए और फिर उत्तर भी दे दिए। क्यों लगेगा वो मुझे राजन जैसा? राजन ने निकिता को सिर्फ एक देह समझा और अभिनव, उसने मेरे मन को जाना। मुझे यहाँ कैसा लग रहा होगा इस वक्त वो अच्छी तरह समझ गया। मेरे इतने करीब होने पर भी कभी मन नहीं डोला उसका, और 7 फेरों में बंध जाने पर भी मेरे जिस्म को अपनी जागीर नहीं समझा उसने। तभी तो मेरा जी चाह रहा है उसके कंधे पर सिर रखकर आंखें मूंद लूं और समर्पित कर दूं खुद को, मन को ही नहीं तन को भी। रात के लगभग 1 बजे पहुंच गया अभिनव। निकिता उसे देखकर खिल उठी। उसका झीनी गुलाबी नाइटी पहने अपनी स्नेहिल आंखों और प्रेम भरी मुस्कान से स्वागत करना अभिनव को बहुत अच्छा लगा। मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर चलते हैं डाइनिंग हॉल में, कहकर निकिता उठने लगी तो अभिनव ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास बैठा लिया। नहीं, रूम में ही मंगा लेते हैं कुछ। मेरे पास बैठी रहो, आज बहुत कुछ बताना है तुम्हें। बस मैं आया अभी, कहकर अभिनव वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। निकिता ने कमरे में अनियन टार्ट और कॉफ़ी मंगवा ली। अभिनव फ्रेश होकर लौटा तो दोनों कॉफ़ी के घूंट भरने लगे। अभिनव तो जैसे आज निकिता के सामने अपना मन खोल देने को व्याकुल हो रहा था। बिना किसी लाग लपेट को बोल उठा, निकिता, पता है मैं शादी नहीं करना चाहता था। मतलब? निकिता का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। कुछ पल की चुप्पी के बाद अभिनव ने आप बीती सुना दी निकिता को। निकिता, इस बात को सुनने के बाद क्या तुम मुझ पर यकीन रख पाओगी? सच बताना, क्या तुम्हें लगता हूँ मैं वैसा जैसा सोनाली ने इल्जाम लगा मुझे बना दिया था? वो रूंधे गले से निकिता की ओर देखते हुए बोला, अभिनव, स्त्री के बारे में कहा जाता है कि वो पुरुष की फितरत उसकी आंखें देखकर ही जान लेती है। सच कहूँ तो आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप जैसे इंसान पर ऐसे आरोप लगे। भेड़ और भेड़िए का फर्क समझ आता है मुझे। आप चाहते तो अपने शरीर की भूख मिटा सकते थे इन बीते 3 दिनों में, पर जब तक आप मेरे दिल तक नहीं पहुंचे, शरीर तक पहुंचना बेमानी लगा आपको। आपके लिए बहुत इज्जत है मेरे मन में। निकिता एक सांस में ही सब बोल गई। निकिता, तुम्हारा इस प्रकार मुझ पर विश्वास करना बता नहीं सकता कि तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। अभिनव, अपने जीवन की किताब भी आज मैं खोल देना चाहती हूँ तुम्हारे सामने। मैं भी शादी नहीं करना चाहती थी, कहकर निकिता बेबस चेहरा लिए अभिनव की ओर देखने लगी। मुझे सब पता है निकिता, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। निकिता की ओर स्नेह से देखता हुआ अभिनव बोला। क्या पता है? हक्की बक्की सी होकर निकिता ने पूछा। निकिता, तुम्हारी एक सहेली थी ना, अदीबा नाम की,
जो पुणे में तुम्हारे साथ पीजी में रहती थी। उसका भाई हाशिम मेरा दोस्त है। कुछ समय पहले वो अपनी बहन की एक सहेली के लिए हमारे ऑफिस में जॉब की बात करने आया था। मेरा अच्छा दोस्त है, इसीलिए बहन की उस सहेली के विषय में सब बताया था उसने। उस सहेली पर किस प्रकार उसके ही पिता के दोस्त ने बुरी नज़र डाली थी, ये बताते हुए उसने मुझसे कहा था कि बहन की सहेली के लिए जल्द से जल्द नौकरी का इंतजाम करना है, ताकि वो पिछला सब कुछ भूलकर सामान्य जीवन बिताने लगे। तुम एक दिन जब अदीबा के साथ हाशिम के पास आई थी तो मैंने देख लिया था। फिर जब तुम्हें देखने तुम्हारे घर गया तो तुम्हारे चेहरे के भाव देखकर समझ गया कि विवाह बंधन में तुम भी बंधना नहीं चाहती। पर जब तुम्हारी ओर से हाँ में जवाब मिला और उधर दादाजी बीमार हुए तो मैंने भी हाँ कह दी। आज तुमने जो विश्वास मुझ पर दिखाया है, मैं तो एहसानमंद हो गया हूँ तुम्हारा। हाँ, एक बात और, तुम उस बुरे हादसे को बिल्कुल भूल जाओ, मैं हूं ना साथ। अभिनव ने अपनी बात पूरी करने से पहले ही निकिता का हाथ अपने हाथों में ले लिया। बिस्तर पर आते आते रात के 3 बज चुके थे। नाइट लैम्प की हल्की रोशनी में अभिनव की आंखों में नींद की जगह मदहोशी छलक रही थी। उस मदहोशी का असर निकिता पर भी हो रहा था और वो अभिनव के आकर्षण से स्वयं को अलग नहीं कर पा रही थी। कुछ देर तक दोनों पलके मूंदे लेटकर बातचीत शुरू करने की एक दूसरे की पहल का इंतजार करते रहे। आखिर चुप्पी को तोड़ते हुए अभिनव बोला, निकिता, एक बात कहना चाहता हूँ, कहो ना। अभिनव के मोहपाश में जकड़ी निकिता उसकी ओर प्रेम भरी दृष्टि डालते हुए बोली, सोच रहा हूँ तुम्हें फ्रांस पर बहुत कुछ लिखना है, इसके लिए जानकारी जुटा रही हो तुम। इस प्रेम नगरी में आकर क्या फ्रेंच किस पर कुछ नहीं लिखना चाहोगी? शरारत से मुस्कुराते हुए अभिनव बोला, कैसे लिखूंगी, मुझे कहाँ पता है कुछ फ्रेंच किस के बारे में। निकिता अदा से बोली। अभिनव खिसक कर निकिता के पास आ गया और फिर उसके चेहरे पर चुंबनों की बौछार कर दी। निकिता का पोर पोर भीगा जा रहा था। कितना खूबसूरत और बेशकीमती था वो लम्हा, जो अब तक उनके भीतर ही छिपा था, पर उसे महसूस करवाने वाला आज मिला था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।